हाय गाइस। तो हमने हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हम थ्योरीज देख रहे थे, जिसमें हमारी जो लास्ट थ्योरी थी वो थी हमारे साइटोक्रोम पंप थ्योरी। थोड़ा सा गैप लग गया था बीच में छुट्टी का, तो एक बार इसको थोड़ा सा वापस से रिपीट कर लेते हैं। तो हमने बताया था कि साइटोक्रोम है वो आयंस के ट्रांसपोर्टेशन में एज ए पंप काम कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी आउटर सरफेस पर यहाँ ये आउटर सरफेस, ये इनर सरफेस। ठीक है, अब आउटर सरफेस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है और इनर जो है वहां पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए O2 एसेंशियल है, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो क्या है, ये क्या है, बाहर की ओर तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कर रहा है, अंदर की ओर रिडक्शन की प्रोसेस कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को तो अंदर की ओर भेजते जा रहा है और हाइड्रोजन H+ आयंस को बाहर की ओर निकाल रहा है। अब यहाँ पर O2 ATP जरूरी है, ATP होने के लिए क्या है, यहाँ पर रेस्पिरेशन की भी प्रोसेस हो रही है, तो क्या है, O2 अंदर जा रही है और जो H+ आयंस है उसके साथ रिएक्शन करके H2O बना रही है जो कि बाहर आ रही है। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस में हम कहते हैं डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, ये H2O2 को तोड़कर H2O का फॉर्मेशन कर रहा है जो कि बाहर की ओर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में हमने एक बात और कही थी एंड में कि जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं अंदर की ओर भेजने के लिए, तो यही इलेक्ट्रॉन वापस से इसका रिडक्शन स्टार्ट कर देते हैं साइटोक्रोम का। तो क्या है, बाहर की ओर ऑक्सीडेशन हो रहा है, अंदर की ओर रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। तो ये क्या है, साइटोक्रोम एज ए पंप काम कर रहा है और आयंस को अंदर बाहर करने का काम कर रहा है। अब ये थ्योरी थी हमारी लुंडेगार्ड और बर्नस्टर्म ने दी थी। ठीक है, एक्सेप्टेड थ्योरी है। सबसे ज्यादा ये जो साइटोक्रोम यूज आते हैं वो होते हैं हमारे ETS साइकिल में, आगे हमारे आएगा पूरा ETS साइकिल। इसके बाद जो हमारी आज की जो नेक्स्ट थ्योरी आती है वो है लेसिथीन, लेसिथीन थ्योरी। अब देखिए लेसिथीन आप जानते हैं सब क्या होता है, लास्ट साल जब आपने देखा था हम सेल मेम्ब्रेन या हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, लेसिथीन एज ए कैरियर। तो लास्ट ईयर जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड है उसके कुछ कंपोनेंट थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाइलिपिड लेयर होती है, तो आपने इस लिपिड में कोलेस्ट्रॉल का नाम भी पढ़ा होगा, आपने इसी में लेसिथीन का नाम भी पढ़ा होगा। ठीक है, लेसिथीन का नाम भी पढ़ा होगा, कोलेस्ट्रॉल का नाम भी सुना होगा। तो ये लेसिथीन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है और एज ए कैरियर काम करती है। ये जो आयंस है उनको अंदर से बाहर ले जाने का काम करती है एज ए कैरियर। अब पहली बात, ये फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, इसमें क्या है, लिपिड के साथ में PO4 जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक फॉस्फोलिपिड है जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है और आयंस को अंदर से बाहर ले जाने का काम करती है, एज ए कैरियर काम करती है। तो देखिए सबसे पहले ये जो है थ्योरी ये बेनेट और क्लार्क ने दी थी। बेनेट और क्लार्क ने थ्योरी दी थी जो कि मानी हुई थ्योरी है, रिजेक्टेड नहीं है, एक्सेप्टेड थ्योरी है। 1956 में अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी
क्या है, जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहती है और क्या है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है। सेल मेम्ब्रेन का क्या है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है। ये क्या है, एज ए कैरियर काम करती है। मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, ये एज ए कैरियर काम कर रही है, जो कि क्या है, अब देखिए, ये जो लेसिथिन है, ये अपने जो आउटर आउटर साइड होती है, मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी आउटर साइड है, ये इसकी इनर साइड है, तो ये अपनी ये लेसिथिन मान के चल लेते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों को बाइंड कर लेती है। ठीक है, ये अपनी आउटर साइड पे पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन दोनों को बाइंड कर लेती है। अब क्या है, क्योंकि ये एक्टिव टाइप का ट्रांसपोर्टेशन, तो क्या है, इसमें एटीपी रिक्वायर होगी। तो जब एटीपी यहाँ पर जुड़ गए, अब जब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा, तो क्या हाइड्रोलाइसिस होगा, तो इसके साथ क्या है, ये यहाँ पर इनको रिलीज करेगी। जब तक एटीपी का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, तब तक तो ये इनको रिलीज बाइंड कर लेगी पर रिलीज नहीं करेगी। जब तक एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, तब ये क्या है, आउटर साइड पे जो बाइंड किए हुए मॉलिक्यूल्स है, सॉरी आयंस है, उनको क्या है, इनर साइड पर ट्रांसफर करेगी। तो इसके लिए क्या है, हमारी एटीपी रिक्वायर्ड होती है। चलिए एक बार अगर एटीपी की बात निकल के आ गई तो आपको बता दूं, आपके बड़ा काम में आने वाला है। ये जो हमारी एटीपी है, ये एनर्जी की बेसिक चीज है। ठीक है, एटीपी मतलब एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनिन हमारा क्या है, एक नाइट्रोजन बेस है। अब इस नाइट्रोजन बेस के साथ में जब तीन फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, तो क्या है, एटीपी बनती है, लगभग 7.3 कैलोरी एनर्जी होती है इसकी। ठीक है, ये जो हमारा सेकंड यूनिट आएगी ना, उसमें बड़ी काम आने वाली चीज है, तो आपको थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। तो देखिए, जब इसका पहली बार हाइड्रोलाइसिस होती है, तो ये एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स निकल जाता है और एडीपी बन जाता है। फर्स्ट बार हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या है, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बन जाएगी दो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, यानी एडेनिन डाइफॉस्फेट। फिर इसका दोबारा हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, एएनपी बनेगा, जिसका मतलब है एडेनिन मोनोफॉस्फेट। उसके बाद अगर हाइड्रोलाइसिस होगा तो सिर्फ एडिनोसिन बच जाएगा, बाकी फॉस्फेट इसके साथ जुड़ेगा नहीं। तो आप कहीं लिख के रखना चाहें तो इनकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन डाइफॉस्फेट, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, और बाद में एडिनोसिन बच जाएगा, फॉस्फेट निकल जाएगा। तो अब ये हमारा ये कंटिन्यू करते हैं कि मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में एज ए कैरियर काम करती है। ये क्या करती है, it binds positive and negative charge ये क्या है, अपने आउटर साइड पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को बाइंड कर लिया है एंड फॉर्म लेसिथिन आयन कॉम्प्लेक्स। क्या है, पहले इसने बाइंड कर लिया और क्या है, लेसिथिन आयन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लिया। अब जब तक एटीपी हाइड्रोलाइज नहीं होगी तब तक क्या, इनको अंदर की ओर फ्री नहीं होगी। एटीपी क्या है, रिक्वायर्ड होगी इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए।
क्या है, व्हेन जब एटीपी हाइड्रोलाइज होगी तो क्या है, तो क्या है, ये आयंस को अंदर की ओर छोड़ देगी, हम कहे सेल के अंदर की ओर ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेसिथीन से जो हमारा एज ए कैरियर काम कर रहा है। देखिए चलिए, लेसिथीन सबसे पहले दिया था बेनेट और क्लार्क ने। इन्होंने बताया लेसिथीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, एक फॉस्फोलिपिड है जो क्या करता है, एज ए कैरियर काम कर रहा है। ये क्या करता है, अपनी आउटर साइड पे आयंस को बाइंड करता है और लेसिथीन आयन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद क्या है, जब एटीपी हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी यानी हमें एनर्जी मिल जाती है, तो क्या है, ये जो लेसिथीन है ये आयंस को सेल के अंदर की ओर ट्रांसफर कर देता है, अंदर की ओर रिलीज कर देता है। तो क्या है, यहाँ पर ये एज ए कैरियर काम करता है। तो ये है हमारी सेकंड थ्योरी। इसके बाद सॉरी नेक्स्ट थ्योरी, इसके बाद जो हमारी थ्योरी आती है वो आती है हमारी एटीपीएज पंप। अब देखिए, ये जो एटीपीएज पंप है ये मोस्ट एसेंशियल थ्योरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एटीपीएज पंप के थ्रू ही होता है। एटीपीएज पंप थ्योरी, या हम कहें एटीपीएज पंप, या कहें ट्रांसपोर्टेशन बाय एटीपीएज पंप। तो देखिए, एटीपीएज पंप ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इनके लिए एटीपीएज और फास्फोराइलेज एंजाइम की एसेंशियल होती है। एटीपी तो रिक्वायर्ड है ही, इसके साथ साथ एटीपीएज और हम फास्फोराइलेज एंजाइम इसकी आवश्यकता होती है। तो ये जो हमारे Na+K+ वाला ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ये एटीपीएस पंप के थ्रू होता है। और ज़्यादातर जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं आयंस के, वो क्या है, एटीपीएस पंप के थ्रू होते हैं। अब देखिए, ये मान लीजिए ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है और इसमें ये एटीपीएस पंप है। ठीक है, अब जब एटीपी का हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो उससे H+ और OH आयंस बनेंगे। तो ये H+ आयंस को तो बाहर की ओर भेजता है, अंदर की ओर OH- आयंस को भेजता है, जिससे क्या है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट, या हम कहें एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, वो बन जाता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनने के कारण इन H+ और OH आयंस के साथ साथ अदर्स आयंस का भी ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो ये जो हमारी थ्योरी है ये पीटर और माइकल ने लिखी। पीटर और माइकल ने लिखी। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, एटीपीएस पंप के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट और अपोजिट टू कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, ये हमारी पहली बात हो गई।
अकॉर्डिंग टू सॉरी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा हो रहा है एटीपीएस पंप के थ्रू, वो क्या रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के तो अकॉर्डिंग हो रहा है और हमारी कंसंट्रेशन के अपोजिट हो रहा है। आप जानते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में तो क्या है, कंसंट्रेशन के अपोजिट होता है। उसमें क्या होते हैं जो हमारे आयंस होते हैं वो लो टू हाई आते हैं, ठीक है, हाई टू लो ना जाके लो टू हाई आते हैं कंसंट्रेशन के। इसके लिए क्या है एटीपी जरूरी होती है, एटीपी असेंशियल होती है। अब देखिए हमारे एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ, उससे क्या है H प्लस आयंस तो बाहर आ रहे हैं सेल से और OH आयंस अंदर की ओर जा रहे हैं। तो इससे क्या है हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। अब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण क्या है H प्लस और OH आयन के साथ साथ अदर जो हमारे आयंस है उनका ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाता है। अभी जो हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट है ये भी एक टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है। अब देखिए इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग H प्लस और OH आयन के साथ साथ और भी आयन्स क्या है ट्रांसफर हो जाते हैं अलॉन्ग विद यानी के साथ साथ। तो ये है हमारी जो हमारी सेकंड थ्योरी है, जो हमारी एटीपीएस पंप की थ्योरी है। उसके अकॉर्डिंग क्या है एटीपीएस पंप काम करते टाइम जब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये H प्लस आयन को तो बाहर की ओर डालता है, OH आयन को अंदर की ओर डालता है, जिससे क्या होता है सेल्स मेम्ब्रेन पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन जाता है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के कारण क्या होता है जो अदर चार्ज आयन होते हैं वो भी इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या है अंदर या बाहर की ओर चले जाते हैं। तो ये है हमारी एटीपीएस पंप थ्योरी। अब देखिए ये तो हो गई हमारी एक्टिव टाइप का ट्रांसपोर्टेशन और उससे रिलेटेड थ्योरी। अब देखिए इस जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है इसको क्या है कुछ जो चीजें हैं कुछ जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं, ठीक है, कुछ डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं कुछ इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं पर इफेक्ट करते हैं। तो अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट आता है वो होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग मिनरल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, फैक्टर्स जो कि मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट करते हैं। तो हम इस मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन को हम ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ में
ऑफटेक कर देते हैं, ठीक है। और इस मिनरल ट्रांसपोर्टेशन को शॉर्ट में एमटी लिख रहे हैं। तो अब देखिए मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन को टेम्परेचर इफेक्ट करता है, लाइट भी इफेक्ट करती है, O2 भी इफेक्ट करती है और पीएच भी इफेक्ट करता है। इसमें से देखिए पहले बात करते हैं हम पीएच की, ठीक है। तो ये जो पीएच है तो आप देखो जब पीएच बढ़ जाएगी तो क्या है पॉजिटिव आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होगा, जब पीएच कम हो जाएगी तो नेगेटिव आयन का ट्रांसपोर्टेशन होगा। सिंपल सी बात है, जब पीएच है हमारी जो पीएच हाई हो रही है मतलब जो पीएच हाई हो रही है मतलब जो पीएच हाई हो रही है मतलब एल्कलिक टाइप का हो रहा है, क्षारीयता बढ़ रही है, ठीक है। तो क्या होगा जब पीएच बढ़ जाता है तो पॉजिटिव आयंस का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ सेकंड केस में जब पीएच कम हो रही है मतलब एसिडिटी बढ़ रही है या अम्लीयता बढ़ रही है तो क्या होगा नेगेटिव आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होगा। सिंपल सी बात। अब देखिए जो O2 है ना ये डायरेक्ट इफेक्ट ना करके इनडायरेक्ट इफेक्ट डालती है। अब देखिए O2 है वो डायरेक्ट इफेक्ट ना डाल के इनडायरेक्ट इफेक्ट डाल रही है। अब देखिए जब ये क्या बोलते हैं O2 है रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होता है, तो जब O2 प्रेजेंट है तो क्या होगा रेस्पिरेशन होगी, ठीक है। रेस्पिरेशन के थ्रू क्या बनती है एनर्जी बनती है तो एटीपी बनेगी। और जब एटीपी आप जानते हैं एक्टिव टाइप के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एटीपी जरूरी होती है। तो अगर ऑक्सीजन हो रही है ऑक्सीजन है तो रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन है तो एटीपी बनेगी, एटीपी बनेगी तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। वहीं हम सेकंड केस देखें तो जब ऑक्सीजन नहीं है तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एटीपी नहीं बनेगी, एटीपी नहीं बनेगी तो एक्टिव टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होगा नहीं। तो ये है हमारी O2 हाई इनडायरेक्ट इफेक्ट आ रही है। उसके बाद आता है हमारा लाइट। तो देखिए लाइट है ये भी क्या इनडायरेक्ट इफेक्ट डालती है। तो देखिए लाइट होगी फोटोसिंथेसिस होगा, लाइट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टोमेटा ओपन होंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होगा स्टोमेटास में क्या है कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से ओपी बढ़ेगा, ओपी बढ़ने से एंडोस्मोसिस होगा, एंडोस्मोसिस होने से क्या टर्गर प्रेशर बढ़ेगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या है लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टोमेटा ओपन होंगे। अब जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो क्या है ओपन होंगे स्टोमेटा तभी तभी तो ट्रांसपायरेशन होगा, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। और जब ट्रांसपायरेशन होगा तभी तो रूट्स के थ्रू जो वाटर है अब्जॉर्व होगा, और अब्जॉर्व वाटर के कारण ही क्या होगा मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। वापस से रिपीट करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टोमेटा ओपन होंगे, स्टोमेटा ओपन होंगे तो क्या होगा ट्रांसपायरेशन की रेट बढ़ जाएगी, ट्रांसपायरेशन की रेट बढ़ने के कारण क्या है रूट वाटर को या हम बात करें जो मिनरल्स वगैरह है उनके ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है लाइट भी इनडायरेक्ट इफेक्ट डालती है। उसके बाद होता है हमारा टेम्परेचर, ये क्या डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। तो देखिए टेम्परेचर जब एक ऑप्टिमम लेवल तक बढ़ेगा तो क्या होगा वो मिनरल ट्रांसपोर्टेशन को इंक्रीज कर देगा। लेकिन अगर
ऑप्टिमम टेम्परेचर लिमिट से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या ट्रांसपोर्टेशन को बंद कर देगा। तो ये जो टेम्परेचर है एक अगर टेम्परेचर एक लिमिट तक बढ़ रहा है तो क्या होगा, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो जाएगा। एक लिमिट के बाद तक बढ़ता रहेगा तो क्या है, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि देखिए टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण क्या आता है, ट्रांसपायरेशन की रेट भी इंक्रीज होती है। इसके अलावा क्या होता है, जो हमारे एंजाइम्स है वो भी क्या है, उनकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक, जिसकी वजह से क्या है, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है। लेकिन अगर एक हद के बाद में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, जो स्टोमेटास भी अपने आप क्लोज हो जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन होगा नहीं, सॉरी ट्रांसपायरेशन नहीं होगा। ट्रांसपायरेशन नहीं होगा तो रूट है वाटर को ऑब्जॉर्व करेगी नहीं। इसके अलावा जो एंजाइम्स वगैरह जिसमें यूज आ रहे हैं वो क्या है, वो डीजनरेट हो जाएंगे तो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है वो बंद हो जाएगा। तो क्या है, टेम्परेचर अगर एक ऑप्टिमम लिमिट तक बढ़ता है तो क्या है, जो हमारा मिनरल ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ेगा। लेकिन अगर एक लिमिट के बाद भी, आफ्टर एक लिमिट भी बढ़ रहा है तो क्या है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। तो आप इसको नोट कीजिए। तो ये थे हमारे 4 फैक्टर्स जो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा हम एक और फैक्टर ले सकते हैं, हम ले सकते हैं प्लांट ग्रोथ। तो देखिए प्लांट ग्रोथ में जब तक प्राइमरी टाइप की ग्रोथ हो रही है, आप जानते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो जब तक प्राइमरी टाइप की, हम कहें जब तक वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है तब तक क्या है, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे ही वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाएगी और सेकेंडरी ग्रोथ वो होगी तो क्या होगा, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। क्योंकि क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ होगी या सेकेंडरी टाइप की थिकनिंग होगी। तो आपने देखा लास्ट साल हम जब थिकनिंग पढ़े थे तो हमने सुपेरिफिकेशन की बात की थी, जहाँ पर हम सेल वॉल है उसके ऊपर सुपेरिन की थिकनिंग हो जाती है। तो आप जानते हैं सुपेरिन होता है वो वाटर के लिए इम्परमेबल होता है। जो क्या है, अगर सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो सेल पर थिकनिंग होगी, सेल पर थिकनिंग होगी सुपेरिन की, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन सुपेरिन भी तो है ना। तो क्या होगा, और जब ये वाटर के लिए इम्परमेबल है, सुबेरिन डिपॉजिट हो रहा है हमारी सेल वॉल पर, और क्या है, ये इम्परमेबल है वाटर के लिए, तो ये क्या मिनरल ट्रांसपोर्टेशन को होने नहीं देगा। तो क्या है, जब वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ेगी, जब वेजिटेटिव ग्रोथ होगी तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, जब थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो क्या है, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। क्योंकि क्या है, सुबेरिन सेल वॉल पर आके जम जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, सेल वॉल है वो वाटर के लिए इम्परमेबल हो जाएगी और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर जो हमारा मिनरल ट्रांसपोर्टेशन या अपटेक से रिलेटेड चैप्टर है वो है खत्म हो रहा है।